हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है आपका। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। इंडियन हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे हम गुप्तोत्तर काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नए बनने वाली वीडियो उन तक जल्दी पहुँचे। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो मेरे चैनल पर जाकर के हिस्ट्री के बैक के वीडियोज़ सारे देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बताए गए हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पर, गुप्तोत्तर काल। उत्तर काल के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके इतिहास पर संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर वर्धन वंश की स्थापना हुई। गुप्तोत्तर काल में हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब यह वंश क्यों प्रसिद्ध है? तो यह वंश हूणों के साथ हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध माना गया है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब हम इसके प्रश्नों के बारे में आते हैं। आपका पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूत कहिए या आप वर्धन वंश कहिए, एक ही बात है। तो पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? आप लोग इसका उत्तर देंगे, प्रयास जरूर कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये इससे एक सारे क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है पुष्यभूत वर्धन ने पुष्यभूत वंश की स्थापना की। देखिए, वर्धन लगा हुआ है तो वर्धन वंश भी कह सकते हैं। पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूत वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना। तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसका उत्तर 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। जब ये गद्दी पर बैठे तो ये 16 वर्ष की आयु के थे। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि वर्ष क्या था, कब वो बैठे, मतलब, और ईस्वी क्या थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, तो इसका उत्तर जरूर दीजिए। इसका उत्तर है हर्षवर्धन के समकालीन ह्वेनसांग था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन था, यानी कि उनके समय ही आया था भारत। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्टडी ग्रुप सब में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जीके है, सब चीज़ है। हिस्ट्री तो हमेशा हर एग्ज़ाम में आती है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी, एससी, एचएसएल ले लो, एसएससी, सीजीएल ले लो, कोई भी यूपीपी, मतलब कितने भी फॉर्म हो, सब में ये सब आता ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 है आपका, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका उत्तर अच्छी प्रकार से दीजिएगा। जिसका उत्तर है बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तो गाइस, आप लोग इसको टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट्स में लिख लीजिए। जैसे मैं रोज़ पढ़ाती हूँ, तो आई थिंक अगर आप मेरी सोच रखें तो जो चीज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर आप उसे नोट करते चलेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि लिखने से चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना किसने की? गाइस, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनके रचनाकार भी बहुत प्रसिद्ध शासक भी हैं और ये एक साहित्यकार भी है। तो आप लोग उसका तो बहुत अच्छी प्रकार से दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों में से कोई एक पुस्तक का नाम तो आ ही सकता है। इसका उत्तर है हर्षवर्धन। देख लीजिए, हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था और एक शासक भी था, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। इसने ये 3 पुस्तकों की रचना की और हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देख लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। जैसे भी आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ को डिनोट करते हो वैसे कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और अगर आप लोगों को स्टडी समझ में आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न घुमाव है क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपका। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आप लोग इसका उत्तर अच्छी प्रकार से दीजिएगा। तो गाइस, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कन्नौज कैसे हो सकती, एक और राजधानी थी। तो हर्षवर्धन ने
उस राजधानी को बदल करके ये नई राजधानी बनाया था। अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगी हर चीज़। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे दृष्टि डालते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया तथा इस युद्ध की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया तथा इस युद्ध की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपका ये। तो गाइज इसका उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। और इस युद्ध की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। और कब पराजित किया ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने तो पराजित किया, लेकिन 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें 3 चीज़ें बताई मैंने, किसने हराया, किस अभिलेख से जानकारी मिलती है और कब किया, मतलब कब हराया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर आराम से दीजिएगा और जरूर दीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है ग्राम सभा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के पास होता था, यानी ग्राम सभा के हाथ में होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब आपके लिए जो मैंने अभी बीच में बताया था कि बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो आप लोग आराम से इसके आंसर्स भी दे पाएंगे। तो आते हैं उस क्वेश्चन नंबर 9 की सीरीज में। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका आंसर सही थे, लेकिन आंसर टिक नहीं किया हुआ है। आंसर आप लोग बताएंगे। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? आप लोग ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, अब आपको बताना है कि यह कहाँ किस किस ग्रंथ में कहा गया है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस देखिए मैंने कहाँ पे टिक किया है, महाभारत। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह महाभारत में कहा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इसे टिक कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आपके लिए ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं ताकि आपको आंसर बताने में बहुत ईजीनेस होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, पर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। तो आप लोग इसे टिक करके नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। अगर आप मेरी बात मानते हैं थोड़ी भी, भारत की यात्रा करने वाली यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब जो मैंने यहाँ दे दिए थॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग दिए हुए हैं, और ये आ ब स द करके ऑप्शंस में मैंने दिए हैं। तो आपको इनमें बताना है कि कौन सी सीरीज सही है, किस सीरीज से वो भारत में आए हैं यात्रा करने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे सेशन ध्यानपूर्वक पढ़ाई किए हैं तो मुझे पक्का पता है कि आप इसका आंसर जरूर दे लेंगे। तो गाइस जब आप देखिएगा, फाहियान अभी मैंने पिछले गुप्त वंश में पढ़ा, वो आया फाहियान। तो ह्वेनसांग तो तब आया नहीं था, न थॉमस रो आया था। तो फाहियान हो गया बी हमारा, ये पहले आया। और अभी हमने इसी सेशन में पढ़ा कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, तो ये दोनों लोग हो गए। अब आता है थॉमस रो, ये मैंने आपको बताया नहीं, पर ये जहांगीर के समय आया था। तो गाइस ये सीरीज आपकी होगी BCA। तो आंसर आपका जो दा है वो सही है। तो ध्यान रखिएगा, फाहियान के बाद ह्वेनसांग के बाद थॉमस रो आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो अगर आप आंसर दोगे कौन सा पूछ रहा नहीं था, तो इसका मतलब वो नहीं था। और 3 थे, अभी पूछ ले कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन से 3 विद्वान थे, तो आप ऐसे बता लोगे। इस तरह आप ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। तो हर्षवर्धन के समय उनके दरबार में कौन विद्वान नहीं था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है बाण भट्ट, दूसरा है मयूर भट्ट, तीसरा है मतंग दिवाकर, तीसरा है मयूर शर्मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें जो आपका उत्तर होगा वो मयूर शर्मन। जो मयूर शर्मन था ये हर्षवर्धन के दरबार में कवि या विद्वान नहीं था। दिवाकर भी था, मयूर भट्ट भी, और बाण भट्ट जो सबसे प्रसिद्ध था। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया।
अब ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, राष्ट्रकूटों ने, प्रतिहारों ने, पालों ने, चालुक्यों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना ज़्यादा है गाइस, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं आपको ऑप्शन इसलिए दे ताकि आपको बताने में ईजी हो। जब मैं पूछती हूँ कि आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तो मैंने सोचा इस तरह करूँगी तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे और ध्यान भी लगाएंगे, दिमाग भी यूज़ करेंगे कि अगर ऑप्शन हैं तो क्या हो सकता है। ऐसे तो एग्जाम में ऑप्शन भी तो आते हैं 4। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया, तो गाइस इसका उत्तर चालुक्यों ने भाग नहीं लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि नालंदा बिहार का खर्च चलता था। ऑप्शन से भूमि दान से, कराधान से, ग्राम दान से या भिक्षा दान से। तो जो नालंदा बिहार था वहाँ का खर्च कैसे चलता था, कौन से दान से चलता था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो गाइस इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो गाइस इसका उत्तर है कराधान से। कराधान से नालंदा बिहार का खर्च चलता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, हर्षवर्धन ने कब अपना एक दूत चीनी सम्राट के दरबार में भेजा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जब इसने, जो हर्षवर्धन था, इसकी चीनी सम्राट के साथ बहुत ज़्यादा बनती थी, तो इसने अपना एक दूत भेजा था, वो सन बताना है। उसके बाद चीनी सम्राट ने 2 दूत भेजे थे, परंतु यहाँ पर आपको यही बताना है कि हर्षवर्धन ने कब अपना एक दूत चीनी सम्राट के दरबार में भेजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके ऑप्शन में पहले 639 ईस्वी में, दूसरा 647 ईस्वी में, तीसरा 630 ईस्वी में और चौथा है 641 ईस्वी में। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो गाइस इसका उत्तर है 641 ईस्वी में इसने चीनी सम्राट को अपना एक दूत भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हर्षवर्धन के समय कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, बंगाल। आई होप आप लोगों को ऑप्शन भी समझ में आ रहे होंगे, पर आप उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है मथुरा। क्या है? मथुरा। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे टिक कर लीजिएगा कि मथुरा जो है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उत्तरी भारत का वह अंतिम महान हिंदू सम्राट जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। गाइस यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें 2 लोगों ने परम भट्टारक की उपाधि धारण करी, परंतु यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उत्तरी भारत का वह अंतिम महान हिंदू सम्राट, अंतिम पूछ रहा है, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। ऑप्शन है आपके प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और आदित्यवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। तो गाइस चारों में से जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका हर्षवर्धन। क्या होगा? हर्षवर्धन। उत्तरी भारत का वह अंतिम महान सम्राट हर्षवर्धन था जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का परिणय किसके साथ किया? अभी लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का परिणय किसके साथ किया? तो ऑप्शन है आपके मालवा नरेश, शशांक, ग्रहवर्मन, बौद्ध भिक्षु, दिवाकर। आप लोग ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है ग्रहवर्मन। गाइस बताना चाहूँगी कि ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई थी, और ग्रहवर्मन की हत्या किसने करी थी? मालवा नरेश और शशांक ने मिल करके ग्रहवर्मन की हत्या की थी, जो प्रभाकर वर्धन के दामाद थे और हर्षवर्धन के बहनोई थे, यानी राजश्री जो थी वो हर्षवर्धन की बहन थी। तो गाइस आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। और जो ग्रहवर्मन था वो मोखरी वंश का था। कौन से वंश का था? मोखरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वर्धन वंश की राजधानी थी, आपको बताना है थानेश्वर, तंजौर, प्रयाग, वल्लभी। ध्यानपूर्वक बताना है आपको। अभी मैंने सबसे शुरुआत में एक चीज़ डिस्कस की थी, इसके बारे में और बताऊंगी। तो वर्धन वंश की राजधानी बताना है आपको। तो गाइस इसकी राजधानी थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर, क्योंकि तंजौर, प्रयाग, वल्लभी इसकी राजधानी नहीं थी। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर्षवर्धन ने राजधानी अपनी कन्नौज को बनाया, तो कन्नौज तब बनाया जब थानेश्वर को बदला।
थानेसर को बदलने का उसने हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भाग में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसके ऑप्शन से चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन और शक। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्यों ने किया, राजपूतों ने किया, हर्षवर्धन ने किया या शक ने किया? तो गाइस इसका उत्तर है हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने। तो आप लोग प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी उत्तर दीजिएगा किस प्रश्न में कौन सा उत्तर है। आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही है, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट किया, ऑप्शंस आप लोगों के लिए दे दिए हैं ताकि आप ध्यान रखोगे किसके बाद कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? यानी जब उन्होंने वल्लभी विजय करी तो इसके शिलालेख में से कौन से शिलालेख पर यह चीज़ पाई गई है विजय? तो गाइस ऑप्शन है आपके एहोल स्तंभ शिलालेख, जो मैंने पहले ही बताया, ये इसका हो ही नहीं सकता। ऐसे तो आप लोग आपको सही आंसर पता होगा या फिर आपको आंसर देने ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, जैसे एहोल स्तंभ दिया हुआ है तो ये पहले था कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जूनागढ़ शिलालेख हो ही नहीं सकता। और नवसारी ताम्र शिलालेख हो गया, दामोदरपुर ताम्रलेख शिलालेख हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख जो इसका उत्तर है, कौन सा है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय पर नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में से पाया गया था। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा और उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ देवगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक और भट्टार। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ऑप्शंस भी अच्छी प्रकार से दिए गए, तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है शशांक, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से तो स्वयं हारा था। जो शशांक को इसने हराया था तब इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बदल के कन्नौज बनाया। ये चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस करी। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? आप ध्यान दीजिएगा, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन से आपके अलबरूनी, फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। ध्यान दीजिएगा और अच्छी प्रकार इसके उत्तर दीजिएगा, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही धीमे धीमे बताया कि आप अगर आराम से पढ़ाई करोगे, ध्यान से हर चीज़ लिखते जाओगे तो आप नहीं भूलोगे। तो CU की नामक यात्रा विवरण ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ह्वेनसांग से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, किससे जुड़ा हुआ? ह्वेनसांग से। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? अभी आपने पहले पढ़ा, कब किया, किससे मतलब जानकारी मिलती है। अब आते हैं किस नदी के किनारे युद्ध हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के, गोदावरी के। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और आराम से उत्तर दीजिएगा। आ है महानदी, जैसे कि मैंने बताया, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। तो गाइस जिसका उत्तर है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे चालुक शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को हराया था। तो हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 है आपका, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? ध्यान देने वाली बात है गाइस, मैंने इस गुप्तोत्तर काल के सारे प्रश्न आप लोगों को बता दिए कि ऐसा प्रश्न है ही नहीं जो छूट गया हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? तो गाइस पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश हरियाणा, तीसरा है पंजाब हरियाणा, चौथा है बिहार और उत्तर प्रदेश। ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा गाइस। तो गाइस इसका उत्तर है हरियाणा व उत्तर प्रदेश। जो हमारा थानेश्वर तथा कन्नौज है वो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। जाते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऑप्शन है आपके प्रयाग,
काशी, अयोध्या, सारनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, पर आपको सही उत्तर देना है। कौन सा देना है? जैसे आ, प्रयाग, ब, काशी, अयोध्या और द, सारनाथ। तो गाइज अच्छी प्रकार से आंसर्स दीजिएगा आप। तो इसका जो उत्तर है वो प्रयाग है। तो गाइज यहाँ पे वो सम्मेलन करता था, बौद्ध सम्मेलन। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होंगी। गाइज क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था। तो गाइज ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो हो गया था, वो कौन था? तो पहला है कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो गाइस जो इसका उत्तर है वो कौन सा है? नालंदा। ये आप देख लीजिए क्या है, नालंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन आपके हैं उज्जैन, कन्नौज, धारत, देवगिरी। आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। नंबर 28 है आपका, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन था? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऑप्शन है मैत्रेय, गौतम बुद्ध, शिव पार्वती और सूर्य। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस, इसका उत्तर है शिव पार्वती। कौन है? शिव पार्वती। मैंने टिक किया हुआ, देख लीजिए। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर शिव पार्वती का अंकन था। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? गाइस अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही, मुझे तो बहुत लगता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और टिक जरूर कर लीजिएगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए फायान, इत्सिंग, ह्वेनसांग, मैगस्थनीज। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसका उत्तर ह्वेनसांग है। क्या है? ह्वेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम ह्वेनसांग को प्रदान किया गया था। गाइस आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इस क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? गाइस ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शंस दिए हुए हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। तो गाइस ध्यानपूर्वक ऑप्शंस देखिए, फिर आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस इसका उत्तर है बाणभट्ट। हर्षहित भी बाणभट्ट ने लिखी थी और कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, फैमिली, अदर जहां आपको लगता है कि एक स्टडी काम आ सकती है, जरूर शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।